31 अगस्त तक हमें क्लासेस कंटिन्यू रखने के लिए कह रही है। तो इस हवाले से फिर हमारी मज़ीद 4 क्लासेस हैं इंशाल्लाह इस क्लास के बाद। तो आप सबसे ज़्यादा मेरी लाडली क्लास है, जिसमें बड़े अच्छे स्टूडेंट्स मौजूद हैं और मुझे फ़िक्र भी है कि आप लोगों का किसी भी तरह से कोई लॉस ना हो। आपके ग्रेड्स भी अच्छे हैं और सभी स्टूडेंट अल्लाह करे पास हो जाएं। तो इस हवाले से आपको पता है कि हम ये सारी कोशिश कर रहे हैं, और जो सारा काम हमने पहले आपके कहने पर व्हाट्सएप ग्रुप पे सारा काम किया, छोटे छोटे क्लिप्स बना के थ्योरी और न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किए। फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में किसी भी वक्त क्वेश्चन पूछ लेते थे, इसका रिप्लाई आपको मिलता रहा। दैन हमने जब सारा सिलेबस कवर कर लिया तो जून की 8 तारीख से ऑनवर्ड फिर हमने ज़ूम ऐप पे आके जो सारे टॉपिक्स थे वो वन बाय वन हमने रिवाइज किए। तो स्टिल वी हैव 4 more classes after that this class, so we have once again chance। तो मैं आप लोगों से भी कह रहा हूँ, पहले भी कह रहा हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, अगर आप समझते हैं कि कोई टॉपिक हमारा ठीक तरह से एक्सप्लेन नहीं हुआ और वो हमने करवाया जाए और आपकी चॉइस है, तो वो आप मुझे ग्रुप में बताएं, मैं इंशाल्लाह उस टॉपिक पे आऊँगा। तो लास्ट टाइम हम काई स्क्वायर टेस्ट की बात कर रहे थे, तो आज हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की बात कर रहे हैं, और इस क्लास में सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल और कोरिलेशन मॉडल की बात हम करेंगे। तो कुछ डेफिनेशंस और न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इसमें मज़ीद हम आइडिया कैप्चर करेंगे। तो नोटबुक आपके पास है, कोई आपको नई बात लगे, कोई क्वेश्चन नया लगे, तो क्वेश्चन भी साथ साथ लिखते जाते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा, व्हाई वी आर स्टडीइंग सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। सबसे पहला क्वेश्चन है, हम ये क्यों पढ़ते हैं। आप लोग सोशियोलॉजी फील्ड के हैं, तो ये कंप्यूटर साइंस वाले भी पढ़ते हैं, इसे मैथ्स कॉम वाले भी पढ़ रहे हैं, इसे स्टैटिस्टिक्स वाले भी पढ़ रहे हैं। आप लोग इसे क्यों पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन सबसे पहले। तो इसका रिप्लाई जो है वो सिंपली ये जो आपको ब्लू में आपको 3-4 लाइनें नज़र आ रही हैं, तो इसमें डिटेल्ड इसका आंसर एग्जाम्पल की फॉर्म में मौजूद है। तो लेट्स सी दिस। जैसे ये क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, ये बुक मैंने आपको प्रोवाइड की हुई है, ब्लू मान की बुक है, 2 स्टैटिस्टिक्स की बुक आपके पास है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप किताबें मतलब सारा कंप्लीट पढ़ते जाएं, नहीं। जो टॉपिक करवाऊँ उसका वो पेज नंबर ओपन करके तो आप इसकी थ्योरी वगैरह पढ़ के तो अपना आइडिया जो है वो मज़ीद रिफाइन कर लिया करें। तो यहाँ पे इस सारे चैप्टर का थीम मौजूद है। बच्चे आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? ये वॉइस क्लियर है? ये बच्चे जी वॉइस सर क्लियर है। चलें, थैंक यू। आर द हाइट्स एंड वेट्स ऑफ पर्सन्स रिलेटेड, ये इसके क्वेश्चन रेज कर दिया। बड़ा अच्छा और बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। अपने इस क्वेश्चन के रिप्लाई के लिए व्हाई वी आर स्टडीइंग सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, तो इस पर बड़ा खूबसूरत रिप्लाई देखें। आर द हाइट्स एंड वेट्स ऑफ पर्सन्स रिलेटेड, क्या लोगों की जो हाइट और वेट, जो ग्रोथ है, क्या ये आपस में रिलेटेड है। तो हम सारे समझते हैं यस ये रिलेटेड है। डज अ पर्सन्स वेट डिपेंड ऑन हिज हर हाइट, क्या एक शख्स का जो वज़न है वो उसकी हाइट पर डिपेंड करता है। ये हमारा दूसरा सवाल है। पहले ये क्वेश्चन था कि क्या ये आपस में रिलेटेड है। सेकंड पे हम कह रहे हैं कि क्या वेट जो है किसी इंडिविजुअल का वो उसकी हाइट पर डिपेंड करता है। इफ यस, व्हाट इज़ द चेंज इन द वेट ऑफ अ पर्सन। तो फिर सवाल दूसरा अब ये बनेगा कि क्या चेंज आता है कि एक इंडिविजुअल जब उसकी हाइट में ऑन एवरेज फॉर एवरी 1 इंच इंक्रीज इन हाइट, अगर किसी इंडिविजुअल की 1 इंच हाइट इंक्रीज हो, इस इंक्रीमेंट से वेट के अंदर कितना चेंज आता है, वेट में कितना इंक्रीज आता है। तो ये दूसरा सवाल है।
तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम इस चैप्टर में एड्रेस करते हैं। सोशल साइंसेस में हम देखते हैं बेतहाशा इस्तेमाल है, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी एग्जांपल्स दे चुका हूँ। किसी फैमिली के एक्सपेंडिचर जो हैं वो डिपेंड करेंगे उसकी इनकम पर। तो क्या इनकम और एक्सपेंडिचर में रिलेशन है? यस। फिर दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि इनकम में अगर 1 यूनिट इंक्रीज लाया जाए, इसकी वजह से वेट में कितना इंक्रीज, सॉरी, इनकम में 1 यूनिट चेंज लाने से एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आएगा। सो ये चीज़ें हम इस चैप्टर में एड्रेस करें। और सारी बात का क्रक्स ये हुआ कि जिधर आप डिपेंडेंस देखना चाहेंगे, रिलेशनशिप देखना चाहेंगे किसी भी फील्ड में, तो वहाँ सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल हम यूज़ करते हैं। अब वन बाय वन इसकी टर्म्स को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले सिंपल रिग्रेशन क्या होता है, तो ये हम पढ़ चुके हैं। कोई स्टूडेंट बताना चाहे? शाबाश। जी, सिंपल रिग्रेशन की कोई डेफिनेशन बताना चाहे? आप लोगों के 12 सेशनल मार्क्स हैं, तो वहाँ पे भी क्रेडिट मिलेगा आपको। रिप्लाई करें। When we have one dependent and one independent variable. Then that type of relationship is known as simple regression. Very good. समझ नहीं आ रही जी, क्या समझ नहीं आया? आवाज बहुत कम आ रही है। जी बच्चे, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही? जी आप ठीक है? पर फिर भी कम आ रही है, थोड़ा लाउड बोलिए। ठीक है। तो सिंपल रिग्रेशन ऐसी रिग्रेशन टाइप जिसमें हम एक डिपेंडेंट वेरिएबल का किसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ रिलेशनशिप स्टडी करें, उसे हम सिंपल रिग्रेशन कहते हैं। अब ठीक है आवाज़? जी सर, अब कुछ बेहतर है पहले से। चलिए, अभी इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, मैं थोड़ी ट्राई कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ये आवाज़ क्लियर हो जाए। सेकंड हमारे पास डेफिनेशन बनेगी लीनियर रिग्रेशन की। पहले हमने पढ़ा व्हाट इज सिंपल रिग्रेशन, तो ये डेफिनेशन यहाँ मौजूद है। सिंपल रिग्रेशन मॉडल इंक्लूड्स ओनली 2 वेरिएबल्स, वन इंडिपेंडेंट एंड वन डिपेंडेंट। तो जिस बच्चे ने बताया वो बिल्कुल ठीक बताया। देन लीनियर रिग्रेशन के हमारा जो चैप्टर का टाइटल था वो था सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। तो सिंपल रिग्रेशन हमने अंडरस्टैंड कर लिया, अब लीनियर रिग्रेशन देखें। सिंपल रिग्रेशन मॉडल that gives a straight line relationship between two variables is called a linear regression model. जब दो वेरिएबल्स के दरमियान स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप हो, स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप, तो ऐसे रिलेशनशिप को हम लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। ठीक है, यानी हम रिलेशनशिप डेवलप करें और वो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आ रहा हो। जी अब आवाज़ ठीक आ रही है? जी सर। चलिए, थैंक यू। तो दूसरी डेफिनेशन हमने ये सीखी कि जब रिलेशनशिप स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आ रहा हो तो इसे हम लीनियर रिलेशनशिप या लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। अब थोड़ा सा आप रिकॉल करें, मैट्रिक लेवल पे आपने मैथमेटिक्स में ये पढ़ा था। जैसे आपको याद होगा जब हम लिखते थे सपोज 3 + x, ये सपोज हमने लिखा, तो ये इक्वल टू सपोज y है, ये एक इक्वेशन है। तो हम इस वक्त कहते थे कि ये लीनियर इक्वेशन है। और लीनियर हम इसलिए कहते थे, कोई बताएगा किस लिए कहते थे? इसलिए कहते थे कि यहाँ पे x की पावर भी 1 है, मतलब कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 है, और y की पावर भी 1 है। सो यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रेट लाइन में लीनियर है।
x की पावर 1, y की पावर 1, so there is linear relationship. तो मैथमेटिकली हम वेरिएबल की पावर से अंदाज़ा लगाते हैं कि रिलेशनशिप लीनियर है या नहीं. सो ये रूल याद रखें, अगर वेरिएबल की पावर यूनिट हो 1 हो तो हम लीनियर इसे बोलते हैं, ऐसी इक्वेशन को लीनियर कहते हैं. तो दो डेफिनेशन हो गई, सिंपल रिग्रेशन क्या होता है, फिर लीनियर रिग्रेशन क्या होता है. अब इसको हम पिक्चर फॉर्म में देख लेते हैं. जैसे ये एग्जांपल ली गई है, इनकम है और फूड एक्सपेंडिचर है, फैमिली की इनकम और फूड एक्सपेंडिचर का डेटा लिया गया. तो हम देख रहे हैं कि अगर इस तरह का रिलेशनशिप बने स्ट्रेट लाइन में तो हम कहेंगे ये लीनियर रिलेशनशिप है. और डियर स्टूडेंट, इस बात को समझें, लीनियरिटी का यहाँ मतलब ये होगा कि जैसे जैसे एक्स के अंदर चेंज आएगा वैसे ही उसी हिसाब से वाई के अंदर चेंज आएगा. यानी जो चेंज है या जो रेट ऑफ चेंज है वो कांस्टेंट है. तो बाय लीनियर वी मीन by linear we mean the rate of change is constant. यानी x में जितना इजाफा हम करते जाएंगे y में भी इजाफा होगा और वो इजाफा कांस्टेंट होगा. ऐसे नहीं है कि वो एक लेवल पे ज़्यादा हो दूसरे लेवल पे कम हो, नहीं, रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट आएगा. ये बात समझिए आप. ये आवाज़ ठीक आ रही है? रेट ऑफ चेंज विल बी कांस्टेंट. दूसरी फिगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे कर्वेचर है, कर्व है, स्ट्रेट लाइन नहीं है बल्कि एक कर्व है. तो ऐसे रिलेशनशिप को हम नॉन लीनियर रिलेशनशिप कहते हैं. नॉन लीनियर मतलब इनकम अगर शुरू में कम थी तो फूड एक्सपेंडिचर कम थे, इनकम ज़्यादा हुई तो फूड एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गए, फिर आगे जाके इनकम का लेवल और इंक्रीज़ हुआ बट फूड एक्सपेंडिचर जो थे वो स्टेबल हो गए या डिक्रीज़ हो गए. सो ये कर्व टाइप रिलेशनशिप को हम नॉन लीनियर रिलेशनशिप कहते हैं. इसकी एक एग्जांपल और भी हम ले सकते हैं यहाँ पे. जैसे सपोज करें, मैं एग्जांपल लेता हूँ. हमारे पास फॉर एग्जांपल वाई है, टीवी वाचिंग टाइम. हमने ऐसे सपोज किया वाई जो है वो टीवी वाचिंग टाइम है, यानी लोग कितनी देर तक टेलीविज़न देखते हैं. और एक्स है एज इन लोगों. तो शुरू की एज में जैसे हम जब छोटे हुआ करते थे तो हम बड़े शौक से टीवी देखते थे, टाइम होता था काफ़ी देर तक हम टेलीविज़न देख लिया करते थे. फिर जैसे ही हम कॉलेज में गए, यूनिवर्सिटी लाइफ शुरू हुई तो टाइम जो था वो थोड़ा कम होता गया, तो हमारा टेलीविज़न वॉचिंग टाइम कम होता गया. इसी तरह जैसे हम देखते हैं कि हमारे बुज़ुर्ग बड़ी एज में जाते हैं तो फिर दे हैव इनफ टाइम टू वॉच टेलीविज़न एंड दे डू वॉच टेलीविज़न. तो फिर उनका जो दौरानिया है टेलीविज़न देखने का वो बढ़ जाता है. तो शुरू में ज़्यादा था, दरमियान में कम हुआ एंड फिर ज़्यादा हो गया. तो ये स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप नहीं है, ये लीनियर नहीं है, ये नॉन लीनियर रिलेशनशिप है. तो ये नॉन लीनियर रिलेशनशिप की एक और एग्जांपल. जी आवाज़ ठीक आ रही है? जी सर. चलो शाबाश, थोड़ा हूँ हाँ करते रहें, पता चले कि आप क्लास ले रहे हैं. इसके बाद ये हमारे पास मॉडल है जिस तरह हम पहले देख चुके हैं, हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए इस पे. तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये लीनियर रिलेशन इक्वेशन है, लीनियर. तो ये लीनियर रिलेशनशिप की इक्वेशन है जिसे हम रिग्रेशन मॉडल कहते आ रहे हैं. तो आगे जाके इसकी डेफिनेशन जो है वो हम देखते हैं. ये बहुत अच्छा डिटेल्ड फॉर्म में लिखा हुआ है. ये मॉडल हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, आपको याद है, हमने इसको डिटेल से देखा था. एक दफ़ा फिर देख लेते. ये मॉडल है हमारे पास, इसमें लेफ्ट साइड पे y है तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है
ए का मतलब वाई इंटरसेप्ट है, बी का मतलब स्लोप है, एक्स का मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके बाद ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ रही है, इस पर ज़रा गौर करें कि डिटर्मिनिस्टिक मॉडल क्या होता है। मॉडल दो तरह के होते हैं, एक है डिटर्मिनिस्टिक मॉडल और आगे चल के हम देखेंगे प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, आपने याद रखना है। ये जो इक्वेशन 1 आपको नज़र आ रही है, इसमें कोई एरर टर्म यहाँ पे मौजूद नहीं। एज यू नो, यहाँ पे किसी भी तरह से एरर टर्म एप्सिलॉन नहीं है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें एरर टर्म मौजूद ना हो उसे हम डिटर्मिनिस्टिक मॉडल कहते हैं। ठीक है, ऐसा मॉडल जिसमें एरर टर्म मौजूद ना हो तो उसे हम डिटर्मिनिस्टिक मॉडल कहते हैं, या इसे मैथमेटिकल मॉडल भी कह सकते हैं। अब इक्वेशन 2 आप देख लें, ये इक्वेशन 1 जिसमें एरर टर्म नहीं है, ये इक्वेशन 2 जिसमें एरर टर्म मौजूद है। सो हम इस मॉडल को कहेंगे प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। ये समझ लें, दो तरह के मॉडल हो गए। एरर टर्म नहीं है तो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल, एरर टर्म मौजूद है तो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। एरर टर्म नहीं है तो इसी मॉडल को मैथमेटिकल मॉडल कहते हैं, और अगर रैंडम एरर टर्म मौजूद है तो इसे हम स्टैटिस्टिकल मॉडल भी कहते हैं। जी नेक्स्ट देखें हम दो डेफिनेशन के बाद। स्कैटर डायग्राम ये हम पहले पढ़ चुके हैं, हमने ये इस पर वर्क भी किया। इसकी डेफिनेशन फिर देख लें, सिंपल सी डेफिनेशन है, अ प्लॉट ऑफ पेयर्ड ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड अ स्कैटर डायग्राम। जब हम पेयर्ड ऑब्जर्वेशन को प्लॉट करते हैं तो इसे हम स्कैटर डायग्राम कहते हैं। और पेयर्ड जब हम कह रहे होते हैं तो पेयर का मतलब आप अच्छी तरह जानते हैं, यानी एक्स और वाई को जब हम इकट्ठा प्लॉट कर रहे होते हैं, एक्स को एक्स एक्सिस पे और वाई को वाई एक्सिस पे, तो ऐसे प्लॉटिंग को या ऐसी डायग्राम को स्कैटर डायग्राम कहते हैं। तो ये ऊपर आपको स्कैटर डायग्राम नज़र आ रही है, मैंने मैनुअली भी आपको बताया था। ये इनकम का वेरिएबल है या फूड एक्सपेंडिचर का वेरिएबल है। तो आपको ये ट्रेंड यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये देख लें आप, ये डॉट आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है। तो ये हमें बता रहा है कि तकरीबन ये लीनियर ही है और रिलेशनशिप जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि ये डायग्राम अपवर्ड। तो इसके बाद देखेंगे यहाँ पे बड़ी एक छोटी सी और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ। इसकी थ्योरी नहीं बताऊँगा, सिर्फ ये वर्ड आपने याद रखना है, लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो सिंपली आपने याद रखना है, कोई आपसे पूछे कि जब आप रिग्रेशन इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उसमें जो ए और बी का फार्मूला है वो किस मेथड से आप लेते हैं, तो आपने ये नाम बता देना है, लीस्ट स्क्वायर्स मेथड। ठीक है, आज से ये बात याद रखें, ये पहले नहीं बताया कि रिग्रेशन इक्वेशन या रिग्रेशन मॉडल जो हम एस्टिमेट करते हैं वो अंडर लीस्ट स्क्वायर मेथड हम करते हैं। होपफुली ये मारूजी के सवाल हैं और आप इसको याद रखें। लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या होता है इसकी डिटेल में आपको नहीं बता रहा, जरूरत नहीं है आपको। इसके बाद क्वेश्चन अब आप देख लें, ये सारी डेफिनेशन वगैरह देखने के बाद तो ये क्वेश्चन है हमारे सामने, टेबल 13.2। इसमें 7 फैमिलीज़ की इनकम ली गई और इन्हीं फैमिलीज़ के फूड एक्सपेंडिचर लिए गए। तो अब आप फ़ौरन समझ गए कि इनकम जो है वो फ्री है, इंडिपेंडेंट है, और फूड एक्सपेंडिचर जो है वो इनकम पे डिपेंड करते हैं। तो ये दो कॉलम आपको दिए जाएंगे, तो आपने सिंपली एक्स वाई का कॉलम बनाना है, एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाना है, इन सब के टोटल लेके जिस तरह आपको ए और बी के फार्मूले बताए गए तो वहाँ आप पुट करेंगे तो ए और बी का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ आप इस डेटा को खुद मैनुअली सॉल्व करना, फार्मूले जो बता दिए गए उन्हीं को यूज़ करेंगे। तो ये हमारे सामने रिज़ल्ट आ रहा है, वाई हैट इज इक्वल टू दिस, यानी ए का आंसर 1.5050 और बी का आंसर 0.2525। तो ये लीनियर रिग्रेशन मॉडल हमने एस्टिमेट कर ली बाय यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, आवाज़ वगैरह का इशू तो नहीं है?
जी वॉइस क्लियर आ रही है? जी सर। चलें जी, अब इक्वेशन हमने सॉल्व कर ली। अब इसकी इंटरप्रिटेशन देखते हैं, और ये मैं कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ अब मैं आपको बी इंटरप्रेट करके बताता हूँ। तो क्योंकि बी का आंसर 0.2525 आ रहा है, तो इसकी इंटरप्रिटेशन अब हम कैसे लिखेंगे? ये स्टैंडर्ड वे है इंटरप्रिटेशन का, जो आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। फॉर अ यूनिट इंक्रीज इन इनकम ऑन एवरेज द फूड एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाय 0.2525। तो ये इंटरप्रिटेशन बड़ी टेक्निकल वे से है और लेमैन को इसकी समझ नहीं आएगी। तो अब लेमैन को समझाने के लिए हम ये सपोज करेंगे, सपोज अब ये इंटरप्रिटेशन बहुत क्लियर है। फॉर एग्जांपल किसी फैमिली की इनकम 1000 रुपया बढ़ गई, तो उसके जो फूड एक्सपेंडिचर है वो 252 रुपीज़ बढ़ जाए। हमने सिंपली 0.2525 को 1000 से मल्टीप्लाई किया। तो अगर एक ख़ानदान, एक घर के की इनकम में 1000 रुपये का इजाफा होता है, तो उसकी जो फूड एक्सपेंडिचर है उसमें 252 रुपीज़ का इजाफा होगा। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज़ का इजाफा होता है, तो जो इंक्रीमेंट है वो 2525 रुपये का इजाफा हो जाएगा। 10,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाने पर तकरीबन 2500 रुपये फूड एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा। ये इंटरप्रिटेशन क्लियर है आपको? जी कोई क्वेश्चन है तो पूछें, इंटरप्रिटेशन होगी इसकी। नेक्स्ट आप देखते हैं इसमें, ये रिग्रेशन इक्वेशन हमारी सॉल्व होगी, हमारे रिजल्ट्स आ गए। इंटरप्रिटेशन मैंने बता दी, इन्होंने एक पेजेस लिखे तो मैंने 2-3 लाइनों में इंटरप्रिटेशन दी। अब इसमें इस टॉपिक पे हमारी आखिरी बात देखें, अजम्पशंस ऑफ रिग्रेशन मॉडल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिग्रेशन मॉडल की अजम्पशंस पे, इस पर काफ़ी ज़्यादा इन्होंने लिखा है, तो मैं आपको शॉर्ट करके बता देता हूँ। पहली अजम्पशन है द एरर टर्म हैज़ अ मीन इक्वल टू 0। तो याद रखना है, ये जो एरर टर्म हमें नज़र आ रही है इक्वेशन 4 में एप्सिलॉन, इसकी जो एवरेज वैल्यू है वो 0 होती है। ये अजम्पशन नंबर 1। इसी तरह assumption number 2, the errors associated with different observations are independent। ये दूसरी assumption है, जो errors हैं वो आपस में independent है। अब इसका क्या मतलब है, इसकी सिंपल सी एग्जांपल हम ले लेते हैं। अगर एक घर, एक ख़ानदान, उसकी अगर इनकम में इजाफा होता है तो, और उसके फूड एक्सपेंडिचर में भी इजाफा होता है, तो दूसरे मोहल्ले में अगर कोई घर रहता है और उसके इनकम में भी इजाफा होता है और फूड एक्सपेंडिचर में भी इजाफा होता है, तो वो दोनों फैमिलीज़ के जो इजाफा है इनकम के अंदर या फूड एक्सपेंडिचर के अंदर, वो इंडिपेंडेंट है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई एक मोहल्ले में रह रहा है तो उसकी इनकम में इजाफा हुआ तो फूड एक्सपेंडिचर बढ़ गया तो दूसरे मोहल्ले में रहने वालों की भी इसी तरह से है, ये ज़रूरी नहीं है।
तो पहली assumption थी एरर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड विद ज़ीरो मीन। दूसरी assumption है जो एरर्स हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट है। थर्ड assumption, थर्ड assumption इसकी बनेगी फॉर एनी गिवन एक्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरर इज नॉर्मल। तो ये सिंपल सी याद रखें कि एरर टर्म की डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है। और चौथी और आखिरी assumption, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरर टर्म हैज़ सेम स्टैंडर्ड डेविएशन कांस्टेंट वेरिएंस, यानी एरर टर्म का जो वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन है वो चेंज नहीं होता। तो दीज आर द फोर assumptions ऑफ सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। आई रिपीट इट, एरर टर्म की एवरेज वैल्यू ज़ीरो होगी, एरर टर्म का वेरिएंस कांस्टेंट होगा, एरर टर्म की डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल को अप्रोच करेगी, चौथी बात एरर टर्म्स आपस में इंडिपेंडेंट होंगे। तो ये चार assumption। तो इस टॉपिक पे एंड पे हम देख लेते हैं, ये रिग्रेशन हो गया। अब इस पे कोरिलेशन हम देख लेते हैं। आपका जो क्वेश्चन है तो मोर देन वेलकम। इसमें और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो आपके रेलिवेंट नहीं है, वो आपको नहीं बता रहे। अभी कोई क्वेश्चन है? इसके बाद कोरिलेशन है। इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि ये इंटरडिपेंडेंस है वेरिएबल्स के दरमियान। कोरिलेशन इज द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन वेरिएबल्स। फिर आपको बताया गया कि कोरिलेशन की रेंज -1 से +1 होती है। अगर डेटा प्लॉट करें और इस तरह से इसकी प्लॉटिंग हो तो हम समझ जाएंगे कि तकरीबन सारे पॉइंट्स लाइन को टच कर रहे हैं। तो देयर इज़ परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन, क्योंकि ट्रेंड जो है वो इंक्रीजिंग है। अगर इसको इस तरह से कर दें डिक्रीजिंग में तो देयर इज़ स्ट्रॉन्ग बल्कि परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। तीसरी पिक्चर में आप देखें कि यहाँ किसी किस्म का पैटर्न नहीं है, डॉट्स हैं और टोटली जो डॉट्स हैं वो स्कैटर्ड फॉर्म में है। सो देयर इज़ नो रिलेशनशिप। अगर इस तरह से हमारे सामने पिक्चर आ रही हो तो हम कहेंगे देयर इज़ नो रिलेशनशिप। ये हम पहले भी स्कैटर डायग्राम की सूरत में आपको बता चुके। इसके बाद इसी डाटा पे जो जिसपे फूड एक्सपेंडिचर पे हमने रिग्रेशन लाइन लगाई, तो जब हमने कोरिलेशन का फार्मूला यूज़ किया जो मैंने आपको दे चुका हूँ, तो आंसर इसका आ रहा है 0.95। कोरिलेशन का आंसर 0.95। सो हम कहेंगे चूँकि ये वेरी क्लोज टू +1 है तो हम कहेंगे देयर इज़ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप। ठीक है, ये बात मैं यहाँ लिख चुका हूँ इसकी इंटरप्रिटेशन, इसको याद रखेंगे हम। सिंस आर की वैल्यू आ रही है 0.95, so it means that there is strong positive relationship between income and food expenditure। क्योंकि इसका आंसर वेरी क्लोज टू +1 है, सो देयर इज स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड फूड एक्सपेंडिचर। तो ये टॉपिक हमने पहले पढ़ा था, और इसके साथ अगली जो डेफिनेशन है वो कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन की है, तो वो कर देता हूँ यहाँ पे।
कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है? It explains that how much variation in the model is explained by the independent variable. तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हमें बताता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल मॉडल के अंदर कितनी वेरिएशन एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर आपको बताया गया था इसको स्मॉल आर से डिनोट करके, और इसकी जो रेंज है वो 0 से 1 है। 0 और 1 के दरमियान इसका आंसर आता है। और कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकालते कैसे हैं? सिंपली जो ऊपर कोरिलेशन निकाली उसका स्क्वायर ले लें तो वो इक्वल टू है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। अगर कोरिलेशन का सिंपल हम स्क्वायर ले लें तो इससे हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। सो दैट दिस इज़ व्हाट आई हैव टुडे फॉर यू। तो आप स्टूडेंट से ये ज़रूर कहूँगा कि काइंडली आप लोग क्वेश्चनिंग करें, जो आप सोचते हो, जो आपको प्रॉब्लम है वो मुझसे शेयर करें, मुझे पता चले कि मेरी क्लास जो है वो किस कदर स्टडी कर रही है, इनके क्या मसाइल हैं। अदरवाइज़ यूनिवर्सिटी रेडी है, इंशाल्लाह एग्ज़ाम होंगे, जो पढ़ाया है जैसे पढ़ाया है उसी तरह आपसे पूछेंगे। तो बहुत बेहतर होगा अगर मेरी और आपकी इंटरेक्शन जो है वो ज़्यादा रिवाइज हो जाए, अच्छी हो जाए, मुझे पता हो आप क्या पढ़ते हो और क्या पूछना चाहते हो। जी कोई क्वेश्चन? सर सिलेबस थोड़ा कम कर दें। जी बच्चे, सिलेबस पे अभी मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा जब तक यूनिवर्सिटी हमें सर टाइम। सिलेबस बहुत ज़्यादा है, इतना हम नहीं कर सकते। वो भी इस तरह नेट का भी थोड़ा मसला बन जाता है, सही से समझ भी नहीं आती इस वजह से। ये बच्चे ना कोशिश करें कि थोड़ा मेरे साथ सच बोलें आप। जैसे मैंने ये रिकॉर्डिंग कर ली है, अभी मैंने इसको यूट्यूब पे डाल देना, आपको इसका लिंक मिल जाना, तो वहाँ पे ये इशू नहीं है। तो मैं देखता हूँ कि आपकी क्लास में बहुत कम लोग जो हैं वो लिंक विजिट करते हैं। तो हमारे दूसरे कोलीग टीचर जो हैं, उन्होंने जब ये देखा कि इस तरह नहीं हो रहा तो उन्होंने रिकॉर्डिंग करनी छोड़ दी। तो मैं तो वो भी कर रहा हूँ, हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग करके उसको मैं यूट्यूब पे डालूँ। 30-30, 35-35 मिनट के क्लिप्स हैं। आप बस थोड़ा इंटरेस्ट की ज़रूरत है कि आप इसको सुने ओके सर। और इसको इम्प्रूव करें। रहा आपका दूसरा सवाल कि काम बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो मैं एज ए स्टूडेंट अगर देखूँ, मैं किसी तरह भी आप मतलब डांट नहीं रहा आपको, मैं जस्ट ये सेटिस्फाई कर रहा हूँ कि हमने काम ज़्यादा नहीं किया। तो अगर आप गौर करें तो वेरिएंस तक हमने फिजिकल क्लासेस यूनिवर्सिटी में ली थी तो वहाँ तक पढ़ लिया था। उसके बाद ज़रा देखिए आज जो मैंने रिवाइज़ किया, सिंपल रिग्रेशन का एक क्वेश्चन, उसका स्कैटर डायग्राम बनाना और कोरिलेशन निकालना। तो ये पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ 3 क्वेश्चन हमने। इसके बाद टेस्टिंग ऑफ जी सर। हाइपोथेसिस पे गए तो मीन की टेस्टिंग का सिर्फ एक क्वेश्चन किया, 3 और 1 4। फिर हमने मीन के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाया, 5 क्वेश्चन। प्रपोर्शन की टेस्टिंग की, 6 क्वेश्चन। प्रपोर्शन का कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाला, 7 क्वेश्चन। और काई स्क्वायर निकाला, 8 क्वेश्चन। टोटल 8 न्यूमेरिकल क्वेश्चन और इन्हीं 8 क्वेश्चन की थ्योरी है। तो मैं तो बच्चे नहीं समझता कि ये ज़्यादा है, बस थोड़ा आप तवज्जो दें। अभी भी हमारे पास इस महीने के 12 दिन हैं, तो अगर आप 8 क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन को एक दिन में करने का इरादा कर लें तो मेरा नहीं ख्याल ये मुश्किल है। लेकिन मसला सिर्फ इतना है कि वो हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो कोई हिला जी बहाना, सर। अब आप देख लें, सभी कह रहे थे कि ये होना है वो होना है, तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एग्ज़ाम ले रही है, आपके सीनियर दे रहे हैं, और जैसे ही उनके एंड होने तो फिर आपकी बारी है। तो हमें तो और कोई काम ही नहीं है। आप पूरे शौक के साथ देखिए 24 आवर्स आप घर में हैं, टाइम है आपके पास, थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है। और फिर देखिए मैं अल्लाह का शुक्र है मैं टाया नहीं हूँ। मैं खुद जी सर। इस काम को 4 दफ़ा आपसे रिपीट कर चुका हूँ। तो आप इसको थोड़ा घर बैठ के पढ़ें। मैं सिर्फ आपको नहीं कह रहा, पूरी क्लास से बात करें। इसको आप देखें, इसको सुने, पढ़ें। जैसे ही आपको लगे कि लेकिन ये बात सर ने तेज़ी से कर दी थी, हमें समझ ही नहीं है, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, आप क्वेश्चन डाल दें अपने ग्रुप के अंदर और देखते मैं रिप्लाई करता हूँ या नहीं करता। तो ये मैंने बड़ी काट छाँट करके आपको सिलेबस करवाया। और अगर आप अपने स्टूडेंट पोर्टल पे गए तो मैंने वहाँ पे जो कोर्स आउटलाइन अपलोड की है, जो आपका डिपार्टमेंट चाहता है, जो यूनिवर्सिटी चाहती है, तो उसमें देख लें मैंने प्रोबेबिलिटी नहीं करवाई, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस मैंने नहीं करवाई, जो सैम्पलिंग टेक्निक्स है वो मैंने नहीं करवाई, अनोवा टेस्ट नहीं करवाया मैंने, पेयर टी टेस्ट नहीं करवाया, टू इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट नहीं करवाया।
बड़ी काट छांट के बाद ये सिलेबस करवाएं। तो ऐसे नहीं, आप तसल्ली रखें और ओन करें कि ये हमारा सब्जेक्ट है और हमने इसको सीखना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा जी जब सर। आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप टेस्ट नहीं करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके सर जी। अल्लाह।